पहले इनका एक सवाल लेते हैं। क्या ये पूछ रहे थे अभी कि सर ये बताओ, किसी मेथड से हम दो चीजें रिटर्न ले सकते हैं क्या? तो ये तो पता है, जैसे मान लो एक मेथड बनाते हैं, डमी मेथड एक यहीं पे, एक डमी मेथड यहाँ पे बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं पब्लिक स्टैटिक, मान लो वाइड, मान लो एक ऐसे ही एक मेथड बनाते हैं। इनका कहना है सर हमें दो चीजें रिटर्न लेनी। क्या लेनी है? तुम्हें ये पता है, पहली बात तो ये सोचो समझो कि रिटर्न तुम जैसे मान लो रिटर्न की लाइनें लिखते हो, जब जैसे मान लो मेरे पास जैसे हमने लिखा, मान लो int a इक्वल टू, क्या लिखा, 10 दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं, int a इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 10, और फिर यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 5, हम चाहते हैं कि अगर a 5 से ज्यादा है तो हम रिटर्न करें क्या, ट्रू, और 5 से कम है तो रिटर्न करें क्या, फॉल्स। हम दो वैल्यूज चाहते हैं, या तो, लेकिन देखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो ये देख लें। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। और अच्छा, यहाँ दोनों लाइनों में एरर आ रही है। रीजन, एक तो रीजन ये है कि रिटर्न ले रहे हो लेकिन यहाँ वाइड क्या लिखे हो, वाइड। जब रिटर्न लेते हो तो बताना पड़ता है डेटा का टाइप, तुम क्या ले रहे हो, ट्रू बुलियन ले रहे हो, तो यहाँ लिखते हो तुम क्या, बुलियन। तब देखो एक की एरर तो चली गई 1196, लेकिन 1197 लाइन पे अब भी एरर है, और रीजन ये जाके कर्सर ले जाओगे तो बोलेगा अनरीचेबल कोड। देखो क्या रहा है, अनरीचेबल कोड। ये कहने का सीधा कारण इसका ये है कि जब 1196 नंबर की लाइन 1196 नंबर की लाइन चलेगी तो ये वैल्यू लेके रिटर्न हो जाएगा, तो 1197 का तो कभी नंबर आएगा ही नहीं। तो रिटर्न को एक ही वैल्यू होती है, लेकिन कई बार हम लोग दो रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज कर लेते हैं, जैसे यहां ऐसे लिखते हैं, अगर देखो ध्यान से, तो कई बटन्स नहीं काम कर रहे हैं क्या इसकी, इफ सॉरी, इफ ए इज ग्रेटर देन, मान लो क्या लिखे हम 5, तो हम रिटर्न करना चाहते हैं क्या, ट्रू, और नहीं तो रिटर्न करना चाहते हैं क्या, यस फॉल्स। तो हम लिखते हैं रिटर्न ट्रू, और एल्स में लिख देते हैं, पहले से ये देख लो ये लाइन क्यों रिटर्न हो रही है, ये लाइन एरर क्यों दे रही है, अब क्यों एरर दे रहा है कोड, डमी मेथड। हम तो रिटर्न कर रहे हैं ना, एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, लेकिन ये रिटर्न वाली लाइन कहाँ लिखी है, इफ के अंदर। तो इफ के अंदर जा भी सकता है कोड और कई बार नहीं भी जा सकता है, ये तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर गया तो रिटर्न होगा, अगर गया तो रिटर्न होगा, लेकिन नहीं गया इसके अंदर तब। और जबकि ये मेथड तो पहले ही बोल चुका है कि हम क्या करेंगे, रिटर्न देंगे, इस वजह से एरर दे रहा है। लेकिन अगर हम यही लिख दें, अब एरर नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई या तो इफ चलेगा या तो एल्स, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ये इशू नहीं आएगा। और यहां देखो हमने दो रिटर्न स्टेटमेंट एक ही मेथड के अंदर लिखे कि नहीं लिखे, लेकिन दोनों नहीं चलेंगे, यहाँ चलेगा तो कोई एक ही, इसलिए ऐसा कर सकते हो, हम चाहें तो ये रिटर्न स्टेटमेंट मेथड में 10 बार लगा सकते हैं, लेकिन सेटिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए
कि रिटर्न कोई एक ही हो। जैसे हम यहाँ इफ एल्सिफ करके 10 कंडीशन लगा दें, 10 में रिटर्न ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तो चलती नहीं, कंडीशन हमेशा कितनी चलेगी, एक, है ना। इसलिए ये लाइन सही है। तो 2 रिटर्न स्टेटमेंट तो यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों कभी चल नहीं सकते, और अगर दोनों के चलने की गुंजाइश बनेगी तो वो कोड कंपाइल नहीं होगा। जैसे यहां देखो, एक और रिटर्न ले लें, एरर दे रहा है ना, ये कह रहा है या तो इफ चल जाएगा या तो एल्स, या तो इफ से रिटर्न हो जाएगा या तो एल्स से रिटर्न हो जाएगा, तो 1201 नंबर लाइन चलने की कोई नौबत आएगी नहीं। इसलिए ये लाइन क्या है, अनरीचेबल है, गलत है। इतनी बात समझ में आती। अब इनका क्वेश्चन था कि सर हमें क्या करना है, 2 वैल्यूज रिटर्न लेनी। तो तुम कहोगे 2 या 3 या 4, से मान लो हमको 2, अगर मान लो ट्रू फॉल्स दोनों रिटर्न लेना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम चाहें न्यू लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बूलियन, और क्या बना रहे हैं यार, ये हम एरे बना रहे हैं। 2 वैल्यू लेनी है कि 10 लेनी, चाहे जितनी लेनी है ले लो यार। जैसे मान लो हमको, हमने लिख दिया यहाँ, चलो 10 तो ज्यादा हो जाएगा लिखने में, लिखना पड़ेगा। जैसे लिख दिया मान लो 3, ऐसे ही एरे बनता है ना भाई। एरे किसी भी टाइप का हो सकता है, इंट टाइप का भी हो सकता है, और इंट स्ट्रिंग, किसी भी टाइप का एरे हो सकता है ना। इससे अच्छा कॉपी पेस्ट, ये कैसे लिख गया? अच्छा अब ठीक है, ठीक, मान लेते हैं ये क्या बन गया, एक एरे बन गया। और हम चाहें तो इस एरे, भाई एरे में तो मल्टीपल वैल्यू रह सकती हैं, लिख देते हैं एरे 0 इक्वल टू, लिख देते हैं क्या, ट्रू, और इसी को करते हैं क्या, कॉपी। ऐसे मान 1, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है इस एरे के अंदर, 3 वैल्यू है ना। और अगर हम चाहें तो रिटर्न यही ले सकते हैं, मतलब ऐसे हम 3 वैल्यू 4 वैल्यू, चाहे बूलियन टाइप की चाहे इन टाइप की, जैसा मेरा एरे रहे वैसे रख के, और हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। हो गया कि नहीं हो गया, तो 3 वैल्यू रिटर्न हो गई कि नहीं हो गई। तुम 3 क्या 300 रिटर्न करा लो, एक एरे में रखो, एरे को क्या करा लो, रिटर्न करा लो। लेकिन एरे में एक शर्त होती है कि जो डेटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। इनका सवाल था कि सर हमें 2 वैल्यू रिटर्न लेनी है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप की। तो एरे में 2 अलग अलग टाइप की वैल्यू तो तुम नहीं रख सकते, ये तो पता है ना। जैसे ये बूलियन टाइप का है तो इसमें सब कुछ क्या रख सकते हो, बूलियन ही। अगर ये इंट टाइप का होगा तो इसमें सब कुछ क्या रख सकते हो, इंट ही। लेकिन ये चाहते हैं कि सर मेरे पास बूलियन भी है सर, इंट भी है, या ऐसे है, और प्लस, या जैसे एक कह रहे हैं मेरे पास स्ट्रिंग भी है, इंट भी है, और हमें दोनों तीनों चीजों को क्या करना है, रिटर्न देना है। ये तो जनरली संभव नहीं है ना। लेकिन तुम लोग अब एक याद करो, तुम लोग को जब ग्रुप्स पढ़ाया जा रहा था तो एक क्लास का नाम बताया गया था, जिसका नाम था ऑब्जेक्ट। याद आया कुछ? नहीं याद आया तो फिर से याद कर लो। एक क्लास है ऑब्जेक्ट, जो हर क्लास की क्या है, पेरेंट है। जितनी भी क्लासेस तुम बनाते हो या जावा में बनी हुई हैं, हर क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड हुई है, और ये ऑटोमेटिकली वो होती है, एक्सटेंड होती है। इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका एक सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर तुम माई वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉट लगाओगे, जो इसमें मेथड इसमें है, इसके अलावा भी 7-8 फालतू में सब दिखाई देते हैं ना।
जैसे एक हैश कोड नाम का मेथड दिखाई देता है, एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड दिखाई देता है, ऐसे करके 7-8 एक वेट नाम का मेथड दिखाई देता है, ऐसे 7-8 फालतू मेथड दिखाई देते हैं। वो 7-8 मेथड किसके हैं? किसी ऑब्जेक्ट क्लास के हैं जो बाय डिफॉल्ट हर क्लास के अंदर इनहेरिटेड है। अब ऑब्जेक्ट क्लास की पावर देखो भाई, आ जाओ नीचे। है ना। अब एक चीज दूसरी देखो, देखो ध्यान से। अगर हम एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले रहे हैं, किस टाइप का? ऑब्जेक्ट टाइप का, एक्स इसका नाम रखना है, ये कंसेप्ट याद रखना। कभी भी पूछते हैं इसमें हम 10 रख ले, एरर है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि चाहे इंट हो चाहे, वैसे तुम कहोगे सर इंट तो क्लास नहीं होती। इंट तो क्या है सर? डेटा टाइप है। लेकिन आपको एक बात और बताया गया है कि जितने डेटा टाइप हैं 8, उनके लिए 8 क्लासेस भी बनाई गई हैं, जिनको बोलते हैं क्या? रैपर क्लास। इन्हें बोलते हैं क्या? रैपर क्लास। जैसे इंट की है, कौन है? इंटीजर। डबल की डबल में है, डी कैपिटल में है ना। तो ये देखो 10 यहां रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी एक्स में अब हम रख रहे हैं क्या? स्ट्रिंग। अब भी कोई दिक्कत? क्योंकि सभी के सभी चाइल्ड हैं किसके? ऑब्जेक्ट के। और आपको एक कंसेप्ट सिखाया गया है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर तुम चाहो तो स्ट्रिंग रख लो, इंट रख लो, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रख लो, ये माई वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट रख लो, कुछ भी रख सकते हो। देखो एक्स के अंदर हम देखो माई वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट रखे। एरर है? ये बात समझ में आ गई सबको? ये जरूरी कंसेप्ट था समझना। अब इसके बाद ये चीज देखो, अगर हम बूलियन टाइप का एरे बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट टाइप का भी एरे बना सकते हैं। ध्यान से समझो, अगर हम इसी को क्या बना रहे हैं? बूलियन। और इसी को हम बना दे क्या? जो एरे बना रहे हैं वो किस टाइप का बना दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट टाइप। अब इसमें हम एक में ट्रू रखें, एक में मान लो हम क्या रखें? वैल्यू स्ट्रिंग रख दिए हैं। एक में मान लो हमने क्या रख दिया है? नंबर रख दिया है। ये तीनों रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरे किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट टाइप का है। और ऑब्जेक्ट में कुछ भी रखा जा सकता है। अगर तुमसे कोई कहेगा, कभी ये सवाल पूछेगा, हमें एरे में अलग अलग टाइप के एलिमेंट रखने हैं, बताओ कैसे रखेंगे? तो तुम कहोगे भैया हम बनाएंगे कैसा एरे? ऑब्जेक्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट, इसमें कुछ भी डालोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। या कभी ये पूछेंगे कि एक ही वेरिएबल में हमें अलग अलग टाइप की वैल्यू डालनी है, कैसे डाल सकते हैं? कि तो बताओगे कि हम जो वेरिएबल बनाएंगे उसका टाइप क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। वो सबका पेरेंट है, ये भी बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो सबका क्या है? पेरेंट है। और जावा में इनहेरिटेंस का एक पेरेंट चाइल्ड का एक कंसेप्ट है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। तो किसी का भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जा सकता है। और यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि ये किस टाइप का है? ऑब्जेक्ट एरे है ना। इसी को क्या बना दो? यहाँ पे जो बूलियन लिखा है तुमने, आई बात समझ में? देख रहे हो, 3 अलग अलग तरह की वैल्यू हैं, एक ही मेथड से हम रिटर्न ले पा रहे हैं ना। बस यही इसका एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये ट्रिकी चीज है। कई बार ऐसी चीजें इंटरव्यू में क्या करते हैं? पूछते हैं। अच्छा अब हाँ बोलो। बस हाँ, अब देखो आप जब मान लो यही वही तो हम करने जा रहे हैं। इसे क्या करते हैं जरा? कॉल करते हैं। कॉल किया, इसने क्या, इसने क्या रिटर्न किया? भाई ऑब्जेक्ट का एरे दे रहा है ना। रिकॉर्डिंग हमने ऑन की कि नहीं? और लिखते हैं। अच्छा यहाँ रिटर्न लाइन पहले लिख दिया है ना। एक मिनट, ये तो हम कहीं कॉल करके बस तुमको बस क्या कर रहे हैं ऐसे ही
दिखाना चाह रहे हैं कि कॉल करने में कैसा। अब इनका पूछना ये है सर रख तो लिए, मिल तो गया, निकालेंगे कैसे? मान लो हमें क्या निकालना है, इंट किस नंबर पे है देख लो अपना एरे, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, इसका मतलब है उसका इंडेक्स नंबर क्या है 2 है। तो कैसे निकालोगे? अच्छा इंट, पहले तो ये देखो इंट numVal इक्वल्स टू क्या नाम है उसका, obj air, और यहां लिख देते हैं क्या 2। पहली बात तो देखो एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है भैया? जब ये जो एरे रिटर्न होके आ रहा है वो ऑब्जेक्ट टाइप का एरे है, तो उसमें से निकालोगे तो इंट कैसे मिलेगा? ये भी तो नियम है, जिस टाइप का एरे रहता है वैल्यू भी उसमें उसी टाइप की निकलती है। तो बस तुम इसको एक ही चीज में रख सकते हो, कहाँ? अब देखो एरर नहीं है, लेकिन अब भी ये जो मिला ये क्या मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है, इंट नहीं मिला है। तुम्हें पता है एक क्लास इंट तो डेटा टाइप है, लेकिन एक क्लास है जिसका नाम क्या है, इंटीजर। याद है सबको ना, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, इंटीजर, जो नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इंट और इंटीजर में एक अंतर होता है, इंट 4 बाइट लेता है, इंटीजर तो एक क्लास है तो वो 8 बाइट लेती है। इसीलिए जनरली हम लोग इंटीजर यूज नहीं करते, क्योंकि वो डबल मेमोरी बेवजह कंज्यूम करेगा। जहां नंबर्स की बात हम जनरली क्या यूज करते हैं, इंट, क्योंकि 4 बाइट में मेरा काम हो जाता है, हम 8 बाइट क्यों खर्च करें, है ना? लेकिन फिर भी कई बार हमें अगर इंट के साथ कुछ मेथड्स कॉल करने, जैसे आपको दिखाया था एक मेथड पार्सिंट ना, इंटीजर डॉट पार्सिंट, तो अगर कोई ऐसा मेथड या इंटीजर के साथ कुछ करना है तो अक्सर हम उसे इंट की बजाय कहाँ रखते हैं, इंटीजर में। ठीक है, अब लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट में तो आ गया, हमें तो इसे नंबर की तरह इस्तेमाल करना है। ये देखो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये पेरेंट टाइप का है, हमें रखना इसे कहाँ है, चाइल्ड में, मतलब इंटीजर में। तो इसीलिए आपको पढ़ाया गया था एक कंसेप्ट डाउन कास्टिंग, याद करो एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया था ना, डाउन कास्टिंग। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इंटीजर वैल इक्वल्स टू, देखो क्या लिख रहे हैं ना, नम वैल, देखो अभी क्या दे रहा है एरर, क्यों? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में रखा जा सकता है, लेकिन पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड में नहीं रखा जा सकता। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी क्या करने की, डाउन कास्टिंग आपने कर दिया। अब आपका मतलब है नहीं सर हमें इंट में ही चाहिए, तो फिर ऐसे लिख दो, मतलब इंटीजर को इंट में रख सकते हो और इंट को इंटीजर में रख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, इंट का रैपर क्लास का नाम क्या है, इंटीजर। तो आ गया इंटीजर वैल्यू की नहीं? तो तुम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन याद रखना निकालने का एक ही रास्ता है कि आपको डाउन कास्टिंग करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट एरे मतलब वही है, मल्टीपल वैल्यूज रखनी है, रिटर्न लेनी है, तो सबको कहाँ डालो, ऑब्जेक्ट एरे में, और उस ऑब्जेक्ट एरे को क्या कर लो, रिटर्न ले लो, और फिर ऑब्जेक्ट एरे से जब वैल्यू निकालना, इसके बाद डाउन कास्टिंग कर। लेकिन इसमें भी रिस्क है, अगर मान लो एरे में 10 20 50 वैल्यू है, 5वें नंबर में मान लो नंबर है, और तो उसका इंडेक्स नंबर क्या भेजना चाहिए था तुमको 4, तुमने इंडेक्स नंबर मान लो भेज दिया क्या 7, क्या भेज दिया 7, तो वो लेके आएगा 8वीं वैल्यू, जबकि 8वीं वैल्यू मान लो क्या थी, स्ट्रिंग थी, और 5वीं वैल्यू जो थी वो क्या थी तुम्हारी, इंट थी। अब तुमने तो 8वीं निकाल ली, अब 8वीं को जब डाउन कास्टिंग करोगे, उसका टाइप डाउन कास्टिंग करने, देखो डाउन कास्टिंग तुम कर सकते हो, डाउन कास्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, जैसे मान लो ये देखो, हाँ हाँ, कहाँ पे, हाँ हाँ कर सकते हैं। ये देखो स्ट्रिंग, एक काम करते हैं, जैसे ये देखो, ये देखो, ये लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर हम इसी x को, ध्यान से देखना, x को हम रख रहे हैं कहाँ, y में, y का टाइप क्या रख देते हैं, इंट या इंटीजर जो भी है रख देते हैं, और उसको रखते हैं कहाँ, x, एरर देगा, डाउन कास्टिंग कर दें, एरर चली गई।
लेकिन ये कोड कभी चल नहीं पाएगा क्योंकि x में जो वैल्यू पड़ी है वो स्ट्रिंग टाइप की है। वो डाउन कास्टिंग कर देगा लेकिन डाउन कास्टिंग कर नहीं पाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कर सकता है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दे किसमें, वो कन्वर्ट होने लायक रहेगा तो। लेकिन अगर यही अब देखो डाउन कास्टिंग अब भी हो रही है, एरर अब भी नहीं रही और ये चल भी जाएगा। पहले सिर्फ कंपाइल हो रहा था लेकिन चलता नहीं, अब कंपाइल भी होगा और चलेगा भी। डाउन कास्टिंग इसीलिए हमने डाउन कास्टिंग पढ़ाने के टाइम पे बताया था जल्दी हम लोग करते नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। अगर वैल्यू एक इधर से उधर कुछ भी आई तो फिर वो डाउन कास्टिंग क्या हो जाएगी, तुम्हारी फेल हो जाएगी। रन टाइम पे क्या दे देगा, कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन टाइम पे क्या दे देगा, एरर देगा। इसीलिए एक चीज और बताई थी ना, याद करो इज इंस्टेंस ऑफ, याद करो भाई बहुत जरूरी चीज है। डाउन कास्टिंग बिना उसके इस्तेमाल हम करते ही नहीं है, क्योंकि इज इंस्टेंस ऑफ जो होता है वो ये बताता है, उससे ये पता चल जाता है कि ये किस टाइप का है भी कि नहीं। हाँ वही जो भी है इंस्टेंस ऑफ से क्या पता चल जाता है, जैसे ये है ना, इस तरह से यूज करते हैं ना, जैसे लिख दिए इफ एक्स इंस्टेंस ऑफ इंट, नहीं लिखो इसको इंटीजर करो। इफ एक्स इंस्टेंस ऑफ क्या, इंटीजर, तब हम चाहेंगे कि इंटीजर से डाउन कास्टिंग हो। तो ये इफ के अंदर तभी जाएगा जब उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। अगर वो स्ट्रिंग होगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, गलत डाउन कास्टिंग होगी नहीं। इसीलिए जब भी डाउन कास्टिंग यूज करते हैं ये टेक्निक जरूर इस्तेमाल करते हैं। एक बार ये हमें नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, ये डाउन कास्टिंग करने की कोशिश करेगा और रन टाइम पे क्या हो जाएगा, ना ना, ये बताता है कि ये जो एक्स है जिसके पास ऑब्जेक्ट है उसका टाइप क्या है। ये है एक्स इंस्टेंस ऑफ इंटीजर, मतलब अगर एक्स का भी टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंस्टेंस ऑफ इंटीजर मैच कर जाएगा और वो इफ के अंदर जाएगा। अगर एक्स का कोई और टाइप रहेगा तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एल्स के। अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि मान लो तुम्हारे पास 4 टाइप की वैल्यूज हैं और सबको एक साथ रखना है और रिटर्न लेके यूज करना है, तो सबको एक साथ रख लो ऑब्जेक्ट टाइप में, रिटर्न भी ले लो और जहां यूज करो जब उनको निकालो वैल्यूज को, तो इस तरह से एक बार उन्हें क्या करो, इंस्टेंस ऑफ से चेक 4 कंडीशन लगा दो। जैसे इफ एक्स इंस्टेंस ऑफ इंटीजर है तो इंटीजर से डाउन कास्टिंग करो। इफ एक्स, फिर एक दूसरा लगा दो क्या, एल्स इफ, और इसको लगा दो कि अगर इफ एक्स इंस्टेंस ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से डाउन कास्टिंग करो। मतलब इस तरह से करो तो जिससे क्या होगा, वही डाउन कास्टिंग होगी जिस टाइप का वो है। आई बात समझ में। चलो ये तो हो गया, ऐसे ही कंसेप्ट हो गया, बस आपको देख लेना इसको जरूर, ठीक है। और रूट्स वाली अपनी क्लासेस एक बार रिवाइज कर लो सब लोग। अब बताओ इन मेथड्स में कहां तक पहुंचे थे हम लोग, साइड, अच्छा साइड में, नहीं ये तो ठीक, ये है, ये देखो ये सब मेथड हमने यार बोला था ना, लिखे गए वो पाए, देखो गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाई कॉलम नेम, ये नहीं हुआ। अच्छा इसके पहले, अच्छा ये बताओ हमको, इसके पहले वाले समझ में आए, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, क्या है कोई issue नहीं। अगर रिपोर्टिंग डाले होगे तो आएगी। पहले ये देखो, ये मेथड समझ में आया था,
हमने क्या नाम रखा था, गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाय कॉलम नंबर। अच्छा ये मेथड समझ में आया था। देखो इसमें टेक्निक यही थी मेन, ये अगर हमें देखो दो चीजें हैं, जरा ध्यान से समझो इसको। ये ओपन करना, दूसरा है क्या, ये देखो ये दिख भी जाता है, हमें पता भी जाता है कौन सा एक्स बार यूज करना है या किससे क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। देखो यही एक बार टेस्ट करते हैं। जैसे अगर हमें क्या निकालना है, हमें लिस्ट चाहिए सारे, जैसे एक मेथड हमने बनाया है ना, क्या गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाय कॉलम नंबर। इसका मतलब है एक कॉलम के अंदर कितना डेटा है उसका हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, वो सारे चाहिए। इसके लिए क्या एक्सपाथ यूज करोगे, आसान है, तुम्हें करना है पहले टेबल का क्या लिखोगे, एक्सपाथ लिखोगे, क्या है टेबल, हाँ @ क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या, हाँ हाँ, अच्छा ये बगल में क्या, क्या है बगल में, अच्छा वो वाला कीबोर्ड कर रहे हो ओपन करने के लिए। ये देखो आ गया, अब लिखते हैं, देखो हमें किसका चाहिए, अगर हमें सारे, जैसे मान लो हमें इस फर्स्ट नेम के अंदर के सारे डेटा चाहिए, तो देखो सबसे बड़ी बात देखो, ऐसे डेटा को देखो, तुम देख रहे होगे इन डेटा का कॉलम नंबर सेम है लेकिन रो नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए देखोगे हम इसका एक्सपाथ लिखेंगे तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, टी आर, यहाँ 1 2 3 नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ 1 2 3 लिख दिया, अगर यहाँ 1 2 3 लिख दिया तो अगर मान लो यहाँ 3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीसरे रो की बात करेगा, सिर्फ इस रो में डेटा जो होगा उसकी बात करेगा, इसकी बात करेगा, सिर्फ एक की बात करेगा, इस कुमार की बात करेगा। जबकि हमें सारे चाहिए ना, सबका, सबके अंदर देखो सबका रो नंबर अलग अलग है लेकिन कॉलम नंबर सबका क्या है, सेम है। ध्यान से देखो, ये किन डेटा की बात करो, कुमार कुमार, सरोज, राय राय, सिंह सिंह, जो भी है ये सारे जो डेटा हैं, इन डेटा का तुम देखोगे रो नंबर बदल रहा है लेकिन कॉलम नंबर क्या है, फिक्स है। तो इसीलिए जब रो नंबर हमें लग रहा है कि बदल रहा है तो इसीलिए हम रो नंबर यहाँ पे 1 2 3 कुछ देंगे ही नहीं, सीधे क्या लिख देंगे, टी आर और डब। अच्छा बताओ कॉलम नंबर कौन सा है, जी 1 2 और क्या है ये 3 है ना, तो बस लिख दे डबल स्लैश टी डी। आ गया कि नहीं, 1 आपने देवे, ये कौन सा है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये
5वां है। अब ये अगर एक्स पाथ यूज करोगे फाइंड एलिमेंट्स के अंदर तो अपने आप सारे कॉलम्स का एक लिस्ट तुम्हें एक उसमें मिल जाएगा। ध्यान दो इसी बात पे। एक मेथड हमने और बताया था, गेट रो डेटा बाय रो नंबर, बोला था ना, गेट रो डेटा बाय रो नंबर। तो वहां हमको रो नंबर पता, हमें एक रो का डेटा चाहिए, सबका नहीं चाहिए, हमें एक रो का डेटा चाहिए। किसके बेसिस पे? रो नंबर। अब इसका एक्स पाथ लिखते हैं, मान लो हमें तीसरे रो का इसका डेटा चाहिए, ये जो संजय कुमार और ये है LE4, ये पूरा डेटा चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? तब यहाँ TR3 कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे ये जो, अच्छा TR3 TD3 का मतलब क्या है? तीसरे रो का तीसरा डेटा, और वो कौन है? कुमार है। देखो पहली रो ये है, पहले वाली सबसे टॉप वाली, फिर ये दूसरी रो है, फिर ये क्या है? तीसरी रो। तीसरी रो के अंदर तीसरा डेटा कौन है? तीसरा का 0 और सॉरी 1 2 3, ये कुमार है ना। देखो ये कुमार पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर तुम ये TD वर्ड क्या कर दो, अब क्या आ रहा है? 10 आ रहे हैं, और 10 के 10 ये आ रहे हैं। देखो पहला, तीसरे रो का पहला डेटा ये आ रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। इस तरह से है कि नहीं? जरा दिमाग लगाओ इस पे थोड़ा, बस इसी में थोड़े से नंबर इधर उधर घूमेंगे, इसी TRTD में सब कुछ है, बस जान लो। और जो तुम लिखते हो, जो तुम्हें कोड कोई लिखने को बोलेगा, पूरा कोड लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है यार, यहीं से सब क्लियर हो जाएगा। तुमने देखा है ना, फाइंड एलिमेंट्स की जान क्या है? तुम्हारा लिखा गया है एक्स पाथ, यहीं से हमें पता चल जाता है कि मेरा कोड सही बनेगा कि गलत बनेगा। अगर यहीं से नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब? फिर कितना भी फाइंड एलिमेंट्स का कोड लिखोगे, फाइंड एलिमेंट्स भी तो ऐसे ही काम करता है। क्लियर है ये बात? चलो आते हैं जरा इस मेथड के ऊपर, जो तो ये आसान था ना। देखो इसमें क्या किया है? कुछ नहीं किया है, बस वही एक्स पाथ भेजा है, मिल गया है, लूप साइज निकाली है, लूप लगाया है, एक एक करके निकाल के एक एरे लिस्ट में डालते, स्ट्रिंग टाइप की एरे लिस्ट में डालते चले गए हैं, और सब कुछ मिल गया है। इसलिए सबसे कह रहा है सब लोग डिबग करो, ठीक है? डिबग करो, एक एक लाइन दिखती है यार। अब ये हो गया, अच्छा अब ये आया, अब ये गया, इसके अंदर डिबग कर लो, सब क्लियर, ये जान लेना। अब आ रहे हैं, एक मेथड था गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाय कॉलम नेम। ध्यान से समझो, गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाय कॉलम नेम, इसका क्या मतलब है? इस मेथड का काम है आपको ये कॉलम का डेट, देखो ये भी वही है, गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाय कॉलम नंबर। इसमें ये था कि आपको आर्गुमेंट में क्या भेजना था? नंबर। जैसे अपने 4 भेज दिया तो चौथे कॉलम का लाएगा। हम दूसरा जो मेथड बना रहे हैं, हम उसमें ये कैपेबिलिटी चाहते हैं कि हम नंबर ना भेजें, हम नेम भेजें। नंबर भेजने से क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि कल को हो सकता है डेवलपर जो टेबल ये बनी है, कॉलम को इधर से हो सकता, जैसे अभी पहले क्या किया है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, अगर अभी कहें तो लास्ट नेम का नंबर क्या है? 3। नहीं, कल को डेवलपर ने ऐसा कर दिया कि पहले फर्स्ट नेम और बाद में लास्ट नंबर कर दिया, तो लास्ट नेम का नंबर बदल के हो गया क्या? 4। हम चाहते हैं हम नाम दें और ये निकाल ले, हम नाम दें और ये क्या करे? निकाल ले। चाहे वो तीसरे नंबर पे रहे, चाहे वो चौथे पे रहे, वो चाहे 8वें पे रहे, चाहे जहां रहे। तो बताओ कौन सा बेटर है इन दोनों में? ये वाला बेटर है, जिसमें आप नाम से, क्योंकि नाम तो नहीं बदलेगा, लास्ट नेम ही रहेगा। ये जरूर हो सकता है कि कभी डेवलपर क्या कर दे, लास्ट नेम वाले कॉलम को पहले कर दे, फर्स्ट नेम वाले को बाद में कर दे, क्या फर्स्ट नेम को पहले कर दे, लास्ट नेम को बाद में, किसी को भी अपनी उनकी जो वो है, क्या कहते हैं, उनका जो ऑर्डर है या उनका क्रम है, उसे क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसीलिए इस मेथड में रिस्क रहता है कि नंबर 3 दे दोगे तो तीसरा ही लाएगा। अब चाहे वो अकाउंट नेम मिले, चाहे अकाउंट नंबर मिले, चाहे तुम्हारा एड्रेस मिले, वो वही लेके आएगा। क्लियर है ये बात? अब जरा एक चीज देखते हैं इस मेथड की। अच्छा, एक तो यार इस मेथड में क्या अलग कोड होगा? कोड लगभग क्या होगा? सेम होगा। हम दिखाते हैं कैसे क्या सेम होगा। अच्छा, लेकिन तुमको एक चीज और चाहिए, क्या भाई? अच्छा देखो, हमें चाहिए क्या? गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाय कॉलम नेम। देखो, अच्छा क्या नेम भी हम अपने एक्स पाथ में ऐसे भेज सकते थे?
TR3 की जगह TR राहुल लिख दे चलेगा, या TR अकाउंट नेम लिख दे? नहीं, नंबर पे काम करता है ना स्ट्रिंग। भाई ये 3, ये 4, 5 ये सब भेज सकते हो ना, तुम्हें नंबर की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास नंबर है नहीं। तुम्हारे पास क्या होगा इसमें, ये 3 आर्गुमेंट होंगे। देखो ध्यान से, कॉपी किया और क्या किया, पेस्ट। जो कॉलम नंबर भेज रहे हो इसकी जगह भेजोगे क्या, कॉलम, सॉरी हाँ। अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। अच्छा, एक मेथड और बताया था कि नहीं, गेट कॉलम नंबर बाई कॉलम नेम। हाँ बताया भाई, ये है ना। देखो हम करने क्या जा रहे हैं, हम यही कोड पूरा कॉपी करके क्या कर रहे हैं, हाँ पूरा कोड, मेथड नहीं कॉपी कर रहे हैं अभी हम, फिलहाल क्या कर रहे हैं, कोड कॉपी करके। ध्यान से देखो, इस कोड से क्या होगा बताओ, कॉलम नेम से ये कॉलम नंबर निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा, और फिर इसके बाद इस मेथड से क्या होगा, अगर कॉलम नंबर है और टेबल का नाम है तो वो डेटा निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा। देखो ध्यान से, जरा देखो, थोड़ा सा तुम्हें अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ये एकदम बड़ा परफेक्ट है। ए लो, और यहां नाम रख देते हैं क्या, टेबल, और यहां पे लिख देते हैं क्या, और क्या था, लिस्ट। देख लो ये बन गया, हमने कुछ नहीं किया, दोनों का कोड करके क्या कर दिया। भाई देखो, गेट कॉलम डेटा बाई कॉलम नंबर तो हमने पहले ही कोड लिखा था, लेकिन कॉलम नंबर से निकालने के लिए उसको जरूरत थी किसकी, उसको जरूरत थी किसकी, ध्यान से देखो, उसको जरूरत थी कॉलम के नंबर की, लेकिन मेरे पास क्या था, कॉलम का नेम। तो हमने क्या किया, पहले कॉलम के नेम से निकाला कॉलम नंबर, तो हमने वो वाला कोड यूज किया जिससे नंबर निकलता है, और फिर दूसरा कोड यूज किया जिससे नंबर के बेसिस पे क्या निकलता है, डेटा निकलता है। अब लेकिन इतना बड़ा जैसा हमने कोड लिखा है, कहा जाएगा कि हमने क्या की है, बेवकूफी की है। अरे यार देखो ये है ना, ये कोड चलेगा, एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसी को हम देखो दूसरे ढंग से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कमेंट कर दे रहे हैं, इसको भी यहीं पड़ा रहने दे रहे हैं। कोड देखो क्या, यार पूरा कोड लिखने की जरूरत क्या थी, तुम तो मेथड बनाए थे ना, गेट कॉलम, हाँ नंबर बाई कॉलम नेम, यहां भेज दिया तो तुम्हें क्या मिल गया, इंट में मिल गया क्या, कॉलम नंबर। और इसके बाद आगे आ जाओ, एक मेथड तुमने और बनाया है, गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाई कॉलम नेम, ना ना हाँ बाई, हाँ सॉरी, बाई कॉलम नंबर। और ये जो कॉलम नंबर यहां से निकाला है वही यहां क्या कर दिया, पास कर दिया, और ये भी डेटा मिल गया। बताओ, अच्छा पूरा मेथड कॉल करना सही होता है कि मेथड के अंदर कोड कॉपी पेस्ट करो, दो लाइन में हो गया ना। अदरवाइज वो काम ये भी वही करेगा, वो हम किए क्या, उसी का कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए ना। हम कह रहे हैं कोड क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सीधे मेथड क्या कर लो कॉल। लॉजिक यही था इसमें, सिर्फ तुमको क्या निकालना था, नंबर के नाम के बेसिस पे नंबर निकालना था, और नंबर वाले मेथड में वही एज आर्गुमेंट क्या कर देना था, पास करना। दो लाइन में हो गया तुम्हारा काम। इसीलिए कह रहे हैं हमेशा जब भी कुछ नया कोड लिखो, हमेशा ये भी सोचो तुम्हारे पास पुराना कोड क्या है। अगर नहीं सोचोगे तो वही चीज दोबारा रिपीट करोगे ना। बन गया, ना ना ना, कॉलम, कॉलम नेम है ना। देखो कॉलम नेम पास कर रहे हैं पहले वाले में, इससे निकल के आ रहा है क्या, कॉलम नंबर, और कॉलम नंबर पास कर रहे हैं दूसरे वाले में जो कॉलम नंबर के लिए ही बना हुआ।
हो गया कि नहीं हो गया? दोनों को जो एक ही मेथड में डाल दिया, काम हो गया। देखो सब लोग अभी ध्यान से, ये सब लोग डिबग करो, ठीक है, ढंग से डिबग करो सब लोग। और एक मेथड और कौन सा है? हाँ हाँ, कौन सा? टेबल के अंदर क्या नाम था? कहाँ है? हाँ, ये टाइप, हाँ, बीटी फील्ड नेम क्या है इसकी? कंपनी है, हाँ ठीक है। फिर अच्छा, मतलब जैसे इनका ये कहने था, अगर ऐसा संजोग है तुम्हारे साथ कि जितने जितने वैल्यूज हैं उनकी, उन वैल्यूज का एक्सपार्ट क्या है, कोई एक एट्रीब्यूट सब में क्या है, कॉमन है, तब भी हो सकता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो तरीका है, ये तरीका हर हाल में, हर केस में, जनरली किसी भी टेबल के लिए काम करेगा। अगर वो तरीका यूज करोगे तो ये हो सकता है कि इस टेबल में ऐसा है, दूसरे टेबल में वैसा ना हो। इसलिए ये तरीका सबसे परफेक्ट है। इंटरव्यू में पूछेगा तो तुमसे यही सुनना चाहता है जो ये बताया गया, क्योंकि ये तरीका इतना जेनरिक है कि कहीं भी काम करेगा। क्लियर है ये? अब एक और सवाल देखते हैं, क्या है ये? गेट रो नंबर बाई रो आईडी। मतलब ये मेथड ऐसा है, इसके सहारे हमें ये निकालना है कि जैसे ये है, मान लो ये है, ये जैसे डेटा है, नाम क्या है, जैसे LEA 1 to 1 रॉय, इसका और क्या है, डेफनेस और नंबर, और इसका और रॉय करके इस तरह से सारी डिटेल है इनकी, ठीक है। हमको ये निकालना है कि इसका राय का रो नंबर क्या है, इसका राय का रो नंबर क्या है, हमें ये निकाल। इसलिए देखो क्या नाम रखा हमने, गेट रो नंबर बाई, अच्छा किसके सहारे निकालना है? आईडी के सहारे। किसने ये आईडी, सॉरी, किसके सहारे निकालना है? लीड नंबर। तो अगर हम यहाँ चाहें तो मेथड का नाम क्या रख दें? क्या लिख दें? गेट रो नंबर बाई लीड नंबर। अच्छा ये बताओ, क्या हम अच्छा, हम तुमसे पूछ रहे हैं इसका राय कि क्या कहते हैं कि रो नंबर बताओ, तो तुम कैसे बता पाओगे? बताओ, अच्छा क्या है इसका राय का रो नंबर, बताओ क्या है? आप नहीं बोल सकते। आप कहोगे सर ये चौथी रो है, ये भी इसका राय है, ये पांचवी है, ये भी है, ये छठवीं है, ये भी है। हम तुमसे कहें इसका राय का रो नंबर बताओ, तो सर कहोगे हम नहीं बता सकते सर, क्योंकि चौथी, पांचवी, छठवीं तीनों में क्या है, इसका राय है। तुमसे ये कोई टेस्टिंग करने को बोले कि देखो इसका राय का डेटा में सही ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, तो तुमको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम जाके यहाँ सर्च मारोगे तो इसका राय कितने दिखाई देंगे? 3। तो तुम कैसे वेरीफाई करोगे कि जो होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं? इसीलिए बात याद रखो, कोई भी टेबल हो, कहीं की भी टेबल हो, हर टेबल में अक्सर एक ऐसा कॉलम, क्योंकि देखो ऐसी दिक्कत क्यों आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम लोगों का मैच कर सकता है। इसीलिए जब भी तुम कोई टेबल दुनिया में देखोगे तो उस टेबल में एक क्वालिटी जरूर मिलेगी कि उस टेबल के अंदर एक कॉलम ऐसा होगा जिसके अंदर डुप्लीकेट डेटा संभव नहीं हो। जैसे देखो फर्स्ट नेम में डुप्लीकेट हो सकता है भाई, नाम लोगों के मैच कर सकते हैं, लास्ट नेम मैच कर सकता है, कंपनी हो सकता है फोन, और जिसे तुम्हें लगता है फोन नंबर मैच नहीं होगा। तो मतलब एक चीज ये समझो पहले कि हर टेबल में, कोई भी टेबल दुनिया की यूज करोगे, जनरली तुमको एक उसमें पैटर्न मिलेगा कि उस टेबल में भले डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कॉलम ऐसा होगा जिसका डेटा कभी डुप्लीकेट नहीं हो। जैसे यहाँ पे क्या है, लीड नंबर। ना ना, ये मैप नहीं है, हम कह रहे हैं जनरल कंसेप्ट है। डेवलपर खुद नहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि जिस इसका राय को ऐड किया है वो चौथी है या पांचवी है, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। तुम टेस्टिंग करोगे, तुम खुद नहीं श्योर रहोगे कि हमने टेस्टिंग सही की है या गलत की।
हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी कोई टेबल होगा तो हर टेबल में एक कॉलम ऐसा होगा जिसके अंदर का डेटा हमेशा क्या होगा, यूनिक। जैसे अब अगर हमें ये कहें कि ये 121 का नंबर क्या है बताओ, ये 121 का रो नंबर क्या है कोई तुमसे पूछेगा तो तुम आसानी से बता दोगे, क्योंकि ये 121 कहीं भी मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर हम तुमसे पूछेंगे इसका का डेटा बताओ तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किस इसका की बात कर रहे हैं, ये रो नंबर 5 वाली की बात कर रहे हैं या 6 की बात कर रहे हैं या 7 की बात कर रहे हैं। क्लियर है ये? और ये पैटर्न ऐसा नहीं सिर्फ लीड वाले में है, हर टेबल में मिलेगा। अकाउंट में जाओगे तो शायद अकाउंट नेम या अकाउंट नंबर ऐसा होगा, जाओगे उसमें तुम कैंपेन में तो शायद कैंपेन आईडी होगी, कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो उसे क्या बनाता होगा। मतलब एक टेबल में, कोई भी टेबल हो उसमें डेटा डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कॉलम ऐसा होगा जिसका डेटा कभी डुप्लीकेट नहीं। क्लियर है ये बात? इसी वजह से तो बताओ आधार वाले आधार नंबर क्यों रखते हैं, इसी वजह से। भाई नहीं तो क्या होगा, बहुत से ऐसे लोग मैच कर जाएंगे जिनका नाम भी शायद मैच कर जाए और उनके फादर का नेम भी मैच कर जाए, है ना। कई चीजें क्या हो सकती हैं एक दूसरे की। मैं तुम कहोगे सर फोन नंबर मैच नहीं करेगा, लेकिन जरूरी नहीं ना जो आधार बनवाए उसके पास फोन नंबर हुई, बहुतों के पास फोन होगा नहीं, उनके पास भी आधार तो है। इसीलिए एक चीज ऐसी उठाई गई जो सबकी क्या होगी, अलग। अच्छा, डेटाबेस सबने दिखाया था, दिखा तो दिया था, डेटाबेस देखा, वो भी टेबल जैसा ही तो था। वो भी उसी, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस टेबल, इसको बोलते हैं क्या, वेब टेबल। लेकिन कंसेप्ट वहां भी सेम है, कोई भी डेटाबेस की अगर टेबल होगी उसमें भी डेटा क्या हो सकता है। अच्छा ये बताओ, जो तुम एक लीड या अकाउंट बनाते हो सब कुछ जाके कहां स्टोर होता है, डेटाबेस में। सब कुछ डेटाबेस में डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन वहां पे भी देखोगे लीड आईडी या लीड नंबर का वहां पे भी एक कॉलम होगा जो हमेशा क्या होगा, यूनिक। अगर यूनिकनेस वाला फीचर चला जाए तो फिर वो टेबल इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाएगी। ये कंसेप्ट हर जगह चलता है, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वेब टेबल हो, चाहे डेटाबेस टेबल। टेबल तो टेबल ना, टेबल का फॉर्मेट यही है, ऐसे 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 ऐसे। यही यहाँ दिख रही है तो बोलोगे वेब टेबल है, वही डेटाबेस में दिखेगी तो बोलोगे क्या है, डेटाबेस की टेबल है। वही एक्सेल में दिखेगी तो लिखा हुआ दिखेगा होगा एक्सेल की टेबल है। तो टेबल कंसेप्ट सेम है, कॉलम्स होंगे, रोज होंगी, रोज में डेटा पड़े होंगे। और ये कंसेप्ट एक जरूर होगा कि एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा होगा जिसके पास यूनिक डेटा हो। यहां हमने मेथड का नाम क्या रखा, गेट रो नंबर बाय लीड नंबर। तो अच्छा है ना, लीड नंबर इसमें क्या है भाई। अच्छा बताओ, तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ ये इसका या इसका लिए 121 का डेटा क्या है, तो बता लोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि लीड नंबर क्या है, यूनिक है। हम पहले देखेंगे। अच्छा कैसे बताओगे रो नंबर, क्योंकि तुम अब इसके अंदर झांकना शुरू करोगे, जहां मिलेगी यही रुक जाओ, कहोगे यही वाला डेटा है। तो किसके सहारे डेटा ढूंढे, इसी लीड नंबर के सहारे ना। लेकिन किस टेबल में, लीड वाली टेबल में। लेकिन अकाउंट वाली टेबल में होगा, वहां तो शायद क्या होगा, अकाउंट नंबर होगा। कैंपेन वाले में हो सकता है क्या होगा, कैंपेन नंबर या कैंपेन आईडी होगा। इसीलिए इस मेथड का नाम हम कह रहे हैं ये मत रखो, लीड नंबर लिख दिए तो ये तब तो ये लग रहा है किसका है, ये तो लग रहा नहीं स्पेशली लीड का। इसीलिए हमने नाम क्या रखा था, रो आईडी। रो आईडी का मतलब पूरे, हम यहाँ बात कर रहे हैं पूरे टेबल में, पूरे टेबल में एक ऐसा कॉलम होगा जो यूनिक होगा, उसी का इस्तेमाल। या ऐसे लिख दें और अच्छा सा नाम रख दें, यूनिक रो आईडी। या ये भी लिख दें यूनिक कॉलम रो आईडी, मतलब यूनिक वाले कॉलम की रो आईडी, मतलब वो डेटा। यहाँ रो आईडी का मतलब है मेरा किससे है, डेटा से है, जिसके सहारे हमें ढूंढना है। आर्गुमेंट में क्या भेजोगे इस मेथड में, देखते हैं जरा। एक तो भेजोगे क्या, स्ट्रिंग। भाई एक तो चाहिए होगा तुम्हें क्या, टेबल का एक्सपाथ। एक चाहिए होगा क्या, टेबल का नेम। और एक चाहिए होगा, अब देखो क्या है, ध्यान से पढ़ो,
गेट रो नंबर बाय यूनिक कॉलम रो आईडी। यूनिक कॉलम कौन है? लीड नंबर। इसी की रो आईडी के सहारे, और वो रो आईडी क्या है? मान लो हमें किसी का डेटा निकालना है। किसका निकालना है? मान लो यही उस इसका का निकालना है जिस इसका की लीड आईडी क्या है? LEA 121। ठीक है, यहां लिख देते हैं स्ट्रिंग यूनिक, यूनिक आईडी बोल दें, यूनिक आईडी बोल दें, या ये भी लिख देते हैं क्या? यूनिक डेटा। यही 3 आर्गुमेंट तुमको भेजना पड़ेगा। इसके सहारे ये निकाल के ले आएगा कि जैसे उसका नंबर क्या है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहले बताओ। चलो थोड़ा सा अब जरा अंदर आते हैं। अच्छा तुम्हें क्या निकालना है? अब सोचो जरा। हमें ये निकालना है कि LEA 121 की, LEA 121 की पोजीशन का रो नंबर क्या है। कोई तुमसे पूछेगा इसका राय का, इसका का वो क्या है रो नंबर, तो शायद तुम नहीं निकाल सकते। इसका तो सही है, कौन सही है, लेकिन LEA 121 का कोई पूछेगा तो बता लोगे ना। इस मेथड देखो कैसे कॉल करोगे, हम यही कॉल करके दिखा रहे हैं बस तुमको। मेथड ऐसे कॉल करोगे, गेट रो डेटा लिस्ट बाई रो, गेट रो नंबर बाई यूनिक रो आईडी। एक तो भेज दोगे क्या? टेबल का एक्स पाथ, एक टेबल का नेम, और एक वैल्यू जो कि फिक्स है। जैसे यहाँ इस केस में क्या भेज दोगे? इसका वाले केस में क्या भेजोगे? चलिए 12, ये मेथड कॉल करोगे ऐसे। इसे कॉल करके अच्छा वहां दिखा देते हैं जहां ये कॉल सब हो रहे हैं। कहाँ कॉल हो रहे हैं सब? किस पे, किस उसका है ये ये इसमें नहीं। अच्छा नाम बोलो, एक काम करते हैं। ये देखो कैसे कॉल करोगे। कोई तुमसे पूछेगा तो निकालना रहेगा, तुम कैसे कॉल करोगे। देखो तुम लिखोगे क्या? माई वेब यूटिल डॉट गेट, क्या है? कोई दूसरा है क्या? अच्छा यहाँ होगा, मान लो यहाँ पे कॉल कर। ये देखो कैसे कॉल करोगे। वेब यूटिल डॉट, क्या मेथड का नाम है? गेट रो डेटा लिस्ट बाई रो नंबर ना, यही है? नहीं नहीं, गेट रो नंबर बाई यूनिक कॉलम रो आईडी। यहां भेज देते हैं क्या? टेबल एक्स पाथ। ध्यान से देखो यहाँ लिखते हैं क्या? टेबल का एक्स पाथ, जो कि क्या है? वही IVT स्मॉल करके था ना। ऐसे कॉल करेंगे, ये भेज देंगे। नाम क्या देना है? नाम दे देंगे इसका, ये क्या है? अकाउंट टेबल है, तो अकाउंट टेबल
और यहां तीसरा डेटा लिख देते हैं क्या, LEA12। ऐसे यूज करेंगे इसको, देखो ध्यान से, सब दिख रहा है ना, इस तरह। और ये तुमको देगा उस रो का नंबर, 4 हो चाहे 5 हो चाहे 7 हो चाहे 9, यही इसका काम, ऐसे ही इस्तेमाल होगा। ये बात समझ आ रही है? आपने वो डेटा, यूनिक डेटा भेजा जिसके सहारे ढूंढना है, और इस कोड का काम होगा उसको ढूंढना। अब अच्छा चलो आते हैं जरा इस टेबल को देखते हैं। हम तुमसे कह रहे हैं तुम बताओ ये 121 का रो नंबर क्या। तुम कहां से देखना शुरू करो, पहले तुम इस कॉलम में जाओगे लीड नंबर 1 में, तुम इसका किसका नहीं ढूंढोगे, तुम किसको ढूंढोगे, सिर्फ लीड नंबर को ढूंढोगे। कि लीड नंबर में आओगे, पहले को देखोगे, दूसरे को, तीसरे को, और फिर कहां देखोगे, चौथे। जब ये चौथा तुम्हें मिल जाएगा तब तुम समझ जाओगे कि हाँ इसका नंबर तो वही है, तो मतलब हम इसी रो की बात कर रहे हैं। और तुम बता दोगे उसका रो नंबर। अगर TR वाले केस में देखा जाए तो 5, और वैसे देखा जाए तो क्या 4, क्योंकि एक TR फालतू भी होता है ना। तो अगर हमको बोलना चाहे हम 5 बोले, चाहे हम बोलना चाहें इसे क्या बोले 4। हम 5 तब बोलेंगे जब हम TR को भी क्या पहले वाले को भी इंक्लूड करेंगे, और 4 तब बोलेंगे जब हम पहले वाले को छोड़ के सिर्फ नीचे डेटा की ही बात करेंगे। तो कहां से पता चला, तुमको इसके अंदर एक एक करके ढूंढना पड़ा ना कि तुम्हारा डेटा कहां है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? हम तुमसे कह रहे हैं, अपनी आंख से तुमसे कोई पूछे कि भैया ये 121 का डेटा का नंबर क्या है, तो तुम क्या करोगे, तुम देखोगे ये वाले लोग कहाँ रहते हैं, तुमको समझ में आएगा कहाँ रहते हैं, लीड नंबर के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, लीड नंबर के अंदर रहते हैं। तो तुम लीड नंबर वाले कॉलम में एक एक करके पहला देखोगे, कहोगे नहीं ये भी है, 121 नहीं है, फिर दूसरा देखोगे कहोगे ये भी नहीं है, फिर देखोगे तीसरा कहोगे ये भी नहीं, फिर देखोगे चौथा कहोगे हाँ यही है, कहोगे यही है ना। तो तुम्हें अच्छा बताओ, तो तुमने ये मैचिंग कहाँ की, इस कॉलम में की ना, इस कॉलम में की, लीड नंबर में। तुमको इसी पे काम करना है। और सबसे अच्छी बात है तुम्हारे पास, फिर से दिमाग लगाओ, लिखा हुआ कोड रखा है। नया कोड अभी हम इसीलिए छोटे छोटे हर चीज को पार्ट्स में करके लिखे, क्योंकि अब कोई भी बड़ा काम करना होगा तो मेरे पास सब बना बनाया है, हमको बस क्या करना है, उनको थोड़ा जोड़ना है, थोड़ा अलग से कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना है, वो काम करना शुरू कर दे। चलो देखते हैं कैसे, आ जाते हैं इसमें तक। तो भैया मैचिंग कहाँ करनी है, इसी में मैचिंग करनी है ना। कहाँ मैचिंग करनी है, इसी में ना। तो याद करो, अभी तुमने एक मेथड लिखा है, आखिर मैचिंग इसी डेटा के साथ करनी है ना। और ये सारा डेटा निकालने का कोड तो लिखा है ना, अभी तो लिखा है मेथड गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाई, कॉलम नंबर भी लिखा है और कॉलम नेम भी लिखा है। चलो गेट कॉलम डेटा लिस्ट बाई कॉलम नेम वाला यूज करें या नंबर वाला यूज करें, नेम वाला यूज करें। चलो तो टेबल एक्स पाथ ये तो है ही मेरे पास, टेबल नेम है ही मेरे पास, और नेम क्या है कॉलम का, लीड स्पेस NO है ना। तो लिख देते हैं लीड स्पेस इससे हमें क्या पता चल जाएगा भाई, ये मेथड इसीलिए कह रहे हैं सारे मेथड ढंग से डीबग करो, सबका रिटर्न टाइप याद रखो। क्या देता है रिटर्न ये, अरे इतना ढेर सारा डेटा सारा ले आएगा तो लिस्ट में ले आएगा ना यार। तो लिस्ट स्ट्रिंग और लिख दोगे कॉलम डेटा, मिल गया कि नहीं मिल गया, लिस्ट में सारे कॉलम का डेटा मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसी लिस्ट में तुम्हारा भी है, कैसे निकालोगे, अरे यार बस सिंपल एक क्या लगाओ, अब एक सिर्फ तुमको क्या लगाना है, फॉर लूप लगाना है, लिखना है क्या, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, i इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू लिखोगे तुम कॉलम डेटा लिस्ट डॉट क्या मेथड जानते हो, साइज -1
आई प्लस प्लस। अब अगर हम यही कॉलम डेटा लिस्ट लिखें, डॉट लिखें, क्या यूज करें, गेट यूज करें, और गेट में ही क्या कर दें आई, तो एक एक करके डेटा निकलेगा कि नहीं, बोलो। स्ट्रिंग लिख देते हैं कॉलम डेटा, और इसका नाम भी थोड़ा अच्छा सा रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं, यहां से जो निकल के आएगा वो कैसा डेटा है, यूनिक है ना, इसीलिए हमने नाम क्या रखा। और अब यही एक छोटी सी, क्या, एक मिनट, अब यही हम छोटी सी एक, कहाँ गया, पर है क्या, कहाँ गया, चलिए गया, हाँ ये देखो, अब हम यही एक कंडीशन लगा दें, इफ यूनिक कॉलम डेटा डॉट इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस, ये अगर यूनिक कॉलम डेटा जो वहां से निकाल रहे हैं ये मेरे यूनिक डेटा से क्या हो जाए, मैच हो जाए, तो हम समझ जाएंगे ना कि सही जगह पहुंच चुका है। और अब यही लिखें, चाहो तो एक वेरिएबल जैसे लिखते हैं, इंट, क्या लिख दें, रो नंबर बराबर क्या, -1, और अब यही लिख दें रो नंबर बराबर क्या, आई। और भाई मेरा काम हो गया। अब आगे लूप चलाने का फायदा क्या, क्या कर दिया हमने, लूप से ब्रेक कर दिया और लिख दिया क्या, रिटर्न रो, और यहां लिख दें क्या, यहां लिख देते हैं इसका टाइप क्या, लो जी बन गया। ज्यादा बहुत कुछ कोड नहीं लिखा, कोड मेरे पास लिखा था, कॉल किया, लिस्ट मिल गई, लूप लगाया, एक एक करके क्या किया, मैच किया, जहां मैच किया वहीं लूप से बाहर निकले, वही जो आई की वैल्यू है वही क्या है, रो नंबर। देखो ध्यान से, बोलो, बात समझ में आ रही है ये, बस यही करना। अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है यार, यहाँ तो लिख दिया गया क्या, लीड नंबर, यहाँ तो लिख दिया गया क्या, लीड नंबर, ये तो फिक्स दे दिया गया ना, तो भैया ये तो लीड वाले टेबल के लिए काम करेगा, अकाउंट वाले के लिए काम नहीं करेगा। तो जो चीज फिक्स रहती है आर्गुमेंट से रिप्लेस कराते हो ना यार, इसको भी करा दो, यहाँ लिख दो एक आर्गुमेंट और, स्ट्रिंग यूनिक कॉलम नेम, इसका मतलब उस कॉलम की बात करना जिसके पास यूनिक डेटा है, और किसके पास, यही ये आर्गुमेंट यहाँ पे जो लीड नंबर लिखे हो यहाँ पे कर दो, और कॉल करने वाले पे क्या असर पड़ेगा कि वो क्या भेज रहा था, कहाँ गया, यहाँ है ना, अब वो एक आर्गुमेंट और भेजेगा क्या, हो गया, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन, देख रहे हो आसान है कि नहीं है, जरा ध्यान से फिर से कह रहे हैं, थोड़ा बस डिबग करो, कम से कम 4 बार डिबग करो, और हर एक लाइन पे देखो, भले टाइम ले, लेकिन देखो समझो, अच्छा ये आ रहा है यार, जरूरत पड़े तो कॉपी पे नोट करो, अच्छा ये आया ये आया, और इस हिसाब से सोचने की कोशिश करो। तो बन गया ना मेथड। अब बताओ, ये मेथड तो दिमाग तुम लोग अब अपना चलाओ, कौन सा, एक और भी बनाना, प्रिंट, अच्छा यही बना दिया है बस, अच्छा प्रिंट वाला वो तो आसान है आई थिंक, ये, और कोई नहीं, एक मेथड लेकिन आप लोग यहाँ मिस कर रहे हो, एक मेथड जो ज्यादा जरूरी है वो बनाओ, और उसका नाम रख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड, नाम देखो क्या रख रहे हैं, गेट रो डेटा लिस्ट, बाई रो नंबर निकालते थे ना, हाँ बाई रो, मतलब तुम LEA 121 भेजोगे और उस रो का सारा डेटा एक लिस्ट के अंदर वो आ जाए,
आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। क्या करना है भाई तुमको, जबकि तुम इसके पहले ये मेथड लिख चुके हो, कौन सा, गेट रो डेटा लिस्ट बाई रो, सॉरी आप ये लिख चुके हो गेट रो डेटा लिस्ट बाई रो नंबर, आप लिख चुके हो कि रो नंबर से लिस्ट निकालना। आज तुमसे कहा जा रहा है कि डेटा के सहारे क्या निकालना उसका, भाई वो जो यूनिक डेटा है उसके सहारे ये निकालना कि रो नंबर उसका उसका सारा डेटा क्या है। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस इतना करना है। अभी इसके पहले जो मेथड लिखा है कौन सा, गेट रो नंबर बाई, ये कॉल करो। आर्गुमेंट में क्या क्या देना होगा इसको, भाई 4 चीज चाहिए होती है ना, तो जो कॉल करेगा वो देगा। 1 मिनट लो जी। इतने कोड से क्या होगा बताओ, ओह सॉरी, इतने कोड से क्या होगा ये बताओ, ओह सॉरी, इतने कोड से क्या होगा, वो नंबर आ जाएगा, यही तो लिखे हैं ना यार अभी। जब रोल नंबर आ गया, इसके पहले तो एक मेथड और बनाएगी हो, गेट रो डेटा लिस्ट बाई रो नंबर, ये तो बना बनाया है ना, और रो नंबर यहां से निकाल लिए हो भाई, रो नंबर यहां क्या कर दिए, पास कर दिए, और तुमको सारा डेटा एक लिस्ट के अंदर क्या हो गया। देखो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनके लिए हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोड हमने पहले ही बना रखा है, बस हमें उसे क्या करना है, यूज करना। और ये आ गया तुम्हारा क्या, लिस्ट रो डेटा, और फिर इसे क्या कर दिया हमने, रिटर्न लिस्ट रो डेटा, और वाइड की जगह क्या लिख दिया, अच्छा यहाँ स्पेलिंग गलत है, बन गया, इसीलिए हमने हर चीज को तोड़ के लिखवाई थी। हम लोग मेथड ऐसे ही बनाते भी हैं, एक ही मेथड में सब लिख दोगे तो फिर क्या करोगे, नया लिखना पड़ेगा, फिर वही चीज रिपीट करोगे। इसीलिए तोड़ तोड़ के रखोगे, पीसेस में रखोगे, तो उनको अपने हिसाब से उठा उठा के कोई नई चीज बना सकते है ना। उनका मेंटेनेंस भी क्या होगा, आसान होगा, सब कुछ है ना। देखो गाड़ियां बनती हैं, इंजन बनते हैं, कई पार्ट्स को जोड़ के बनते हैं, अगर एक ही में सब कुछ आ जाए तो दिक्कत है, कोई खराबी होगी पूरा बदलना पड़ जाएगा कि नहीं बदलना पड़ जाएगा। इसीलिए देखो पहले के मोबाइल बन जाया करते थे आसानी से, लेकिन आजकल दिक्कत आने लगी है क्योंकि एक ही सर्किट में सब कुछ देने लगे। अब वैसी को नहीं, पहले क्या होता था कि भाई उसका सर्किट अलग थी, उसकी अलग थी, उसकी अलग थी, उसमें दिक्कत आई तो उसको मैकेनिक क्या कर लेता था, सही कर लेता था। आजकल एक ही सोल्यूशन कहते हैं, अरे ये दिक्कत है, ले आओ पूरा बदलेगा भैया। नहीं पहले क्या होता था, अंदर का फोल्डर अलग था, शीशा अलग था, ये अलग अलग थे, तो भाई शीशा टूटा तो तुमको क्या लगवाना पड़ता था, फिर शीशा लगवाना पड़ता था, ऊपर का डिस्प्ले। अब आजकल क्या है भैया, डिस्प्ले उस पर नहीं, पूरा फोल्डर लगेगा, उसमें डिस्प्ले भी है, सर्किट भी है, बटन भी है, सब है। जबकि जो मैनुअल खोलते हैं उसमें क्या था, बटन अलग था, स्क्रीन क्या थी, डिस्प्ले अलग थी, वो जो जो बोर्ड था वो अलग था। अब सब कुछ एक में कर दिया। उसका नुकसान एक ये हो रहा है क्या, जब गड़बड़ होता है तो तुम्हें पूरा का पूरा ही बदलना पड़ता है, लेकिन जब वो टुकड़ों टुकड़ों में था तो एक चीज खराब हुई उसको रिप्लेस कर दिया ना, पूरे को रिप्लेस करने की जरूरत क्या। क्लियर है ये, हाँ हाँ, हम्म, ना भाई, गेट टेक्स्ट तो इसके अंदर हो चुका है, और यहाँ लिस्ट स्ट्रिंग मिल चुका है। जो गेट टेक्स्ट करने वाला काम था इस मेथड के अंदर, ओके, यहाँ से हमें ये देखो, यहाँ से मिल गया है, यहाँ से भी नहीं होगा तो कहीं न कहीं से हमें क्या होगा। अब थोड़ा देखो, अब ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं डीबग करो।
एक मेथड के अंदर दूसरा कॉल होगा, दूसरे के अंदर कौन कॉल होगा, तीसरा कॉल होगा। समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से तुम्हें, ठीक है। पहले क्या करते थे, एक ही मेथड में पूरा रॉ कोड हम एक साथ लिख देते थे, लेकिन अब क्या, एक मेथड है, मेथड के अंदर दूसरा कॉल हो रहा है, दूसरे के अंदर कौन कॉल हो रहा है, तीसरा, ठीक है। इसको थोड़ा आप समझदारी से देखने की जरूरत है और आप सब लोगों को डिबग करने की जरूरत है। चलो ये तो हो गया तुम्हारा ये। अब ये मान के चलो वेब टेबल की चीजें क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। हम सबसे कहेंगे सब लोग हर मेथड्स का डॉक्यूमेंटेशन करो कि कौन सा मेथड क्या करता है, क्यों रिटर्न करता है और क्या रिटर्न करता है, और यही वैल्यू क्यों रिटर्न करता है। तो मतलब क्या करता है मेथड, क्या रिटर्न करता है और क्यों रिटर्न करता है, ये तीनों बातें हर मेथड के बारे में लिखो। और ये भी कि क्या आर्गुमेंट चाहिए, और ये भी लिखो कि वो आर्गुमेंट क्यों चाहिए। हम फालतू कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिए होंगे, जो भी दिए होंगे उसकी प्रॉपर क्या होगी, वजह होगी। फालतू आर्गुमेंट भाई देखो, ना एक कम दे सकते हो ना ज्यादा, ज्यादा दोगे तो बेवजह हर बार ज्यादा भेजोगे और उसका कोई यूज नहीं होगा। इसलिए इसको जरा अब फिर से सब लोग ध्यान से देखो।